वही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी लिए वो भी अच्छी आपको समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 के हमने कुछ एमसीक्यूज देखे थे, आपने उसका टेस्ट भी दिया था, लेकिन मुझे उसमें जो है वो मज़ा नहीं आया टेस्ट में, आपके कोई मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे। ठीक है, तो हाईएस्ट जो मार्क्स थे वो 12 थे आउट ऑफ 20, जो कि अच्छे मार्क्स नहीं हैं। ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो आज का टेस्ट होगा इसमें आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे। एक बात मैंने पहले भी आपको समझाई थी कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप अगर इसी को कंसंट्रेट कर लें तो आप जो है वो टेस्ट को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाएंगे और आपका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, उसको अच्छा अटेम्प्ट कर लेंगे। दूसरी बात यह कि जो मैं चीज़ें अंडरलाइन करवाता हूँ आपको, वो आपने लेक्चर के बाद पढ़नी होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज लेक्चर आपने अटेंड किया तो अब कल जो है बाकी लेक्चर अटेंड करेंगे, ऐसा नहीं है। तैयारी के लिए ज़रूरी है कि जब लेक्चर एंड हो तो उसके बाद आपने जो चीज़ें बताई गई हैं उनको एक दफ़ा गो थ्रू करना है, फिर आप एंटी टेस्ट में मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। वरना ये 12 आउट ऑफ 20 मार्क्स जो हैं, इसका मतलब एंटी टेस्ट में आपके कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूँ एक सब्जेक्ट की, तो 30 आउट ऑफ इसके हिसाब से आपके 17 या 18 बनते हैं मार्क्स, जो कि अच्छे नहीं हैं, बुरे मार्क्स हैं। तो इस तरह से तो हर किसी के नंबर आते हैं। हमने अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना है तो फिर ही हमारा एडमिशन होगा। ठीक है, तो ये बात पहले भी मैंने समझाई थी, इसलिए दोबारा समझा रहा हूँ, क्योंकि कल का टेस्ट देखने के बाद मुझे दुख हुआ कि ये अच्छा अटेम्प्ट आपने नहीं किया। बहरहाल जो मैं बताऊंगा चीज़ें उनको आपने गौर से सुनना है और उसी के बेस पे आपका जो है वो एमसीक्यू अटेम्प्ट किए जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है डाटा कम्युनिकेशंस। डाटा कम्युनिकेशंस से मुराद ये है कि हमारे पास जब भी हम डाटे को एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि जब हम डाटे को सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत होती है। तो डाटे को कम्युनिकेट करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो इस चैप्टर में भी कंप्यूटर नेटवर्क की बात है, डाटा कम्युनिकेशन की बात है। ये जो अमल है, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं वाया कम्युनिकेशन लिंक, किसी भी कम्युनिकेशन लिंक के ज़रिए से, चाहे वो वायर हो चाहे वो वायरलेस हो, इस अमल को, इस प्रोसेस को हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी डाटा को कम्युनिकेट करवाना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। स्टूडेंट्स, इसकी दूसरी टर्म है जो आपने ज़हन में रखनी है, लाइक डाटा कम्युनिकेशन की जगह पे वो आपसे डाटा ट्रांसमिशन भी पूछ सकता है, वो भी आपने ज़हन में रखना है। अगर वहाँ पे डाटा ट्रांसमिशन का वर्ड आ जाए या डाटा कम्युनिकेशन का वर्ड आ जाए तो दोनों का मतलब बेसिकली एक ही होता है। इसमें एक बात उसने यहाँ पे मेंशन की हुई है, वो कहता है कि जब भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को मैसेज सेंड करता है, यानी जब डाटा कम्युनिकेशन होती है, इस प्रोसेस के लिए हमें 5 कंपोनेंट्स रिक्वायर होते हैं। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि डाटा कम्युनिकेशन के लिए कितने कंपोनेंट्स रिक्वायर हैं। कंपोनेंट से मुराद उसके अज्जा, उसके हिस्से। इसका मतलब यह है कि इनमें से एक भी कंपोनेंट मिस होगा, एक भी कंपोनेंट अगर मिस होगा तो डाटा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, डाटा कम्युनिकेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो ये 5 कंपोनेंट्स कौन से हैं जो हमें रिक्वायर है डाटा कम्युनिकेशन के लिए? उनमें सबसे पहले हमारे पास मैसेज है, यानी हमारा वो डाटा जो हमने कम्युनिकेट करवाना है सेंडर टू रिसीवर, सेंडर कंप्यूटर से रिसीवर कंप्यूटर तक जो भी हमने डाटा सेंड करना है वो हमारा मैसेज होगा। अब देखें ना कि अगर हमारे पास डाटा ही नहीं है, हमारे पास अगर डाटा नहीं, कोई मैसेज नहीं है, तो हम किस चीज़ को कम्युनिकेट करवाएंगे? इसका मतलब है मैसेज का होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जिसका होना ज़रूरी है वो है सेंडर। सेंडर कौन होता है? जो कि मैसेज सेंड करता है। तो सेंडर कंप्यूटर का होना ज़रूरी है जिसने मैसेज को सेंड करना है। स्टूडेंट्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखनी है, सेंडर का दूसरा नाम सोर्स भी होता है, सोर्स। ठीक है, तो सोर्स का वर्ड आ जाए तो वो बेसिकली सेंडर का ही दूसरा नाम है। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है रिसीवर। रिसीवर जो है ये वो डिवाइस है जिसने डाटा को रिसीव करना है, जिसको सेंडर मैसेज सेंड करेगा। तो रिसीवर का जो एड्रेस है वो अपन उसके पास होना ज़रूरी है। तो रिसीवर जो है ये भी एक कंपोनेंट है, और रिसीवर का दूसरा नाम जो है वो सिंक भी होता है, ये भी आपने याद रखना है। रिसीवर को हम सिंक भी कहते हैं, और इसके अलावा हम इसको डेस्टिनेशन भी बोल सकते हैं। मतलब वो जगह, वो कंप्यूटर जहाँ पे हमारा मैसेज रिसीव होगा उसे हम सिंक या डेस्टिनेशन कहते हैं। ये हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हो गए। चौथा जो कंपोनेंट है जो हमें रिक्वायर होता है वो है कम्युनिकेशन चैनल। या इसको हम
कम्युनिकेशन मीडिया या फिर मीडियम भी कह सकते हैं। ये तीनों टर्म्स आपने याद रखनी है, कम्युनिकेशन चैनल, मीडिया या मीडियम, यानी कि वो पाथ जिसके ऊपर से डाटा ट्रेवल होगा सेंडर टू रिसीवर। जैसे ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो कोई ना कोई वे, कोई पाथ चाहिए जिसके ऊपर डाटा ट्रेवल होगा। जैसे कि हमारे पास वायर है या वायरलेस। अब आपने याद रखना है कम्युनिकेशन मीडिया दो तरह के ही होते हैं। सिर्फ वायर होगी, मतलब जब दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करेंगे, डाटा कम्युनिकेशन करेंगे, तो या उनके दरमियान में वायर लगी होगी या वायरलेसली वो आपस में डाटा कम्युनिकेट करेंगे, यानी सिग्नल्स के थ्रू आपस में डाटा कम्युनिकेट करेंगे। तो इस चैप्टर में हमने वायर की भी टाइप्स पढ़नी है और वायरलेस जो हमारे पास मीडिया है उसकी भी टाइप्स पढ़नी है। सो कम्युनिकेशन चैनल जो है, इसके बाद पांचवा जो हमारे पास है वो है इनकोडर, या जिसे हम डिकोडर भी बोलते हैं। इनकोडर या डिकोडर क्या है ये समझें जरा। देखें, ये जो चार कंपोनेंट अभी हमने ऊपर पर, इनमें से एक भी मिस होगा तो हमारा डाटा सेंड नहीं हो पाएगा, डाटा कम्युनिकेशन होगी ही नहीं। इसी तरह से पांचवा कंपोनेंट भी ऐसा ही है, अगर ये नहीं होगा तो डाटा कम्युनिकेशन नहीं होगी। अब ये पांचवा कंपोनेंट क्या है, देखें एक बात आपने हम याद रखनी, मैं अभी बता रहा हूँ, आगे इस चैप्टर में यूज होनी है। जब भी सेंडर मैसेज सेंड करता है तो उसके कंप्यूटर में मैसेज होता है डिजिटल फॉर्म में। ये लास्ट लेक्चर में फिजिकल लेयर में मैंने आपको बताया था, चैप्टर नंबर 2 के लास्ट टॉपिक में, ओएसआई मॉडल में, कि जब भी सेंडर मैसेज सेंड करता है तो उसके कंप्यूटर में मैसेज डिजिटल फॉर्म है, क्योंकि जो चीज़ कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल्स में, लेकिन जब उसने सेंड होना है तो उसने एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट होना है। तो चाहे वो वायर है या वायरलेस मीडिया है, उसने कन्वर्ट होना है एनालॉग सिग्नल्स में। तो सेंडर कंप्यूटर के साथ एक डिवाइस लगी होती है जो कि कम्युनिकेशन डिवाइस होती है, लाइक मॉडम, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, जैसे मॉडम है। तो वो जो सेंडर कंप्यूटर है उसके साथ जो मॉडम लगा हुआ है या जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस है, उसका ये काम है कि उसने डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना है ताकि हमारा डाटा कंप्यूटर से बाहर निकल के सेंड हो जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन या इनकोडिंग। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं कि जब डाटा डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होता है, इसे मॉड्यूलेशन या इनकोडिंग कहते हैं। तो वो डिवाइस जो इनकोडिंग करती है या मॉड्यूलेशन करती है, उस डिवाइस को इनकोडर कहते हैं, इनकोडर। ठीक है, इसका होना भी जरूरी है। और जब रिसीवर कंप्यूटर में मैसेज पहुंचेगा तो रिसीवर कंप्यूटर के पास वही वाली डिवाइस उसकी अपनी लगी होगी जो कि एनालॉग से दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट करेगी ताकि उसके अपने कंप्यूटर में मैसेज रिसीव हो जाए। तो उसके पास जो डिवाइस लगी हुई है वो डिकोडर है, क्योंकि वो प्रोसेस जिसमें एनालॉग से दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं डिकोडिंग या डीमॉड्यूलेशन। डिकोडिंग या डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो सेंडर टू रिसीवर जब मैसेज सेंड होता है तो दोनों के पास एक कम्युनिकेशन डिवाइस लगी होती है जो इनकोडिंग करती है सेंडर के पास, और रिसीवर के पास डिकोडिंग करती है। और यही डिवाइस जब रिसीवर मैसेज सेंड करेगा, जब इधर से मैसेज सेंड होगा तो इसकी डिवाइस इनकोडिंग करेगी और इसकी डिवाइस डिकोडिंग करेगी। यानी रिसीवर कंप्यूटर के पास ये डिवाइस डिकोडिंग करती है और सेंडर कंप्यूटर के पास इनकोडिंग करती है। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें डिजिटल से एनालॉग में सिग्नल कन्वर्ट होते हैं, फिर सुन लें गौर से, वो पूछ सकता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सिग्नल्स, कन्वर्टिंग सिग्नल्स डिजिटल टू एनालॉग इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। डिजिटल से एनालॉग में मॉड्यूलेशन या इनकोडिंग, और एनालॉग से डिजिटल में जो है वो डीमॉड्यूलेशन या डिकोडिंग। ठीक है, सो ये हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं, जिनमें से एक भी मिस होगा तो डाटा कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास सिग्नल है। सिग्नल की हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सिग्नल जो है इसकी अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि सिग्नल में हमारे पास एक होता है डिजिटल सिग्नल और दूसरा होता है एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। सो डिजिटल सिग्नल जो है ये वो सिग्नल होता है जो 0-1 की फॉर्म में होता है, मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है। सो डिजिटल सिग्नल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्रामेटिकली तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन के ऊपर। जब ये 1 है तो इस तरह से इसको शो करते हैं, और जब 0 है तो इसी लाइन के ऊपर इसको शो कर देते हैं। फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1 और फिर 0। यानी ये आएगा 1 0 1 0 0 1 1 0। ये डिजिटल सिग्नल की निशानी है। डिजिटल सिग्नल की 2 स्टेट्स होती हैं, 2 हालतें होती हैं, 0 या 1।
0 होगा तो उसको हम इसी लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, 1 होगा तो इसको ऊपर ले जाएंगे। इस तरह से डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिजिटल सिग्नल चूंकि 0 और 1 में है, इसका मतलब कंप्यूटर के अंदर है, इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में कहते हैं कि ये जो सिग्नल है ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में या डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कि वो रुक रुक कर वक्फे वक्फे के साथ आगे ट्रैवल होता है, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल जो है ये डिस्क्रीट फॉर्म में ट्रैवल करता है, जबकि एनालॉग सिग्नल जो है ये डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं बल्कि कॉन्टिन्यूस सिग्नल में ट्रैवल करता है। कॉन्टिन्यूस एक वेव होती है, एनालॉग सिग्नल बेसिकली एक वेव है जो कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म में ट्रैवल करता है लाइक दिस, ठीक है। तो ये एक इसकी वेव है। तो एनालॉग सिग्नल जो है इसकी दो आगे प्रॉपर्टीज भी हैं, एक एम्पलीट्यूड है और एक फ्रीक्वेंसी है। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी खास लम्हे वेव की हाइट कितनी है, उस सिग्नल की हाइट कितनी है, उसको उसका एम्पलीट्यूड कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट है, ये फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट है। और जो हमारे पास इसका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ मीडियम इन 1 सेकंड, एक सेकंड में किसी मीडियम से कितनी वेव्स पास हो रही हैं एनालॉग सिग्नल की, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे अगर 10 वेव्स पास हो रही हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 हर्ट्ज होगी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्ज होता है, एच और जी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्ज होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है एंटी टेस्ट के हवाले से कि बुक में मेंशन है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्ज होता है, ठीक है, और हर्ट्ज ही होता है। लेकिन अब हमारे पास जो वेव्स होती हैं ना, वेव्स वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अगर हम बात करते हैं साउंड वेव की, साउंड वेव जैसे मैं बोल रहा हूँ इसमें भी साउंड वेव है, तो इसका यूनिट जो है वो हर्ट्ज होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज में मेजर की जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एनालॉग सिग्नल है तो एनालॉग सिग्नल जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं तो इनको मेजर करने के लिए फिर हर्ट्ज नहीं बल्कि वोल्ट का यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा, वोल्ट का, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एनालॉग सिग्नल जो है, एनालॉग सिग्नल, सिग्नल का जो वर्ड आ जाए तो उसका यूनिट क्या है, तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, तो उसका वोल्ट आंसर आएगा। लेकिन अगर सिंपल उसने पूछा फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है तो फिर हर्ट्ज आपने आंसर लगाना है, ठीक है। ये कंफ्यूजन जो है ये दूर करें अपनी कि जब स्टेटमेंट में पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है तो हर्ट्ज ही आपने लगाना, लेकिन जब वो कहे एनालॉग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट है फिर आपने वोल्ट आंसर लगाना है। ये आपकी बुक में भी मेंशन है, उसने मुकम्मल डिटेल तो नहीं लिखी लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। पेज नंबर 42 पे चैप्टर नंबर 3 का जो पहले पेज की बैक साइड है उसके नीचे लिखा हुआ है वोल्ट, और उसके बाद आगे जो है उसने फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्ज भी लिखा हुआ है। तो इनमें जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया कि किस केस में आपने हर्ट्ज लगाना है और किस केस में आपने वोल्ट आंसर लगाना है। बहरहाल नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा छोटा सा टॉपिक है इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। देखें, डाटा जब हम सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जब भी हम डाटा कम्युनिकेट करते हैं, किसी को सेंड करते हैं, तो डाटा कम्युनिकेशन में जो हमारा मैसेज होता है, जो हमारा डाटा होता है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास टेक्स्ट डाटा, जो हमारा टेक्सचुअल मतलब हम कुछ लिख के भेजते हैं। दूसरा हमारा डाटा होता है नंबर फॉर्म में, मैथमेटिकल यानी डिजिट्स की फॉर्म में नंबर डाटा। तीसरा हमारे पास उसने इमेज डाटा कहा है। चौथा उसने ऑडियो डाटा कहा है। उसके बाद वीडियो डाटा होता है। ये डाटा की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो बुक से अंडरलाइन करें कि वो कह रहा है कि ऑडियो वाला जो टॉपिक है उसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि जो हमारी आवाज़ होती है, साउंड, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करते हैं, तो जब भी हम उसे सेंड करते हैं तो वो जो साउंड सिग्नल्स हैं हमारा कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है। किस तरह से कन्वर्ट करता है? 44,056 टाइम्स पर सेकेंड। ये जो साउंड की वेव्स हैं इसको एक सेकंड में वो 44,056 टाइम्स कन्वर्ट कर सकता है। ये इतनी स्पीड इसकी होती है। ये फिगर याद रखना है आपने, ठीक है। और इस तरह के जो हम कन्वर्जन करते हैं तो उसमें हर एक वेव का जो सैंपल है वो 16 बिट में कन्वर्ट होता है, यानी 2 बाइट्स में कन्वर्ट होता है। यूनिट मैंने आपको बताया 16 बिट से क्या मुराद है, 2 बाइट्स। तो ये जो दो बातें हैं इसके अंदर वो आपने अंडरलाइन करनी है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो सिंपल सी हैं इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन से मुराद है कि जो भी हमारा डाटा है, जैसे भी हमने पढ़ा डाटा की बहुत सारे टाइप्स हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, न्यूमेरिक, इमेज डाटा, कोई भी डाटा हो सकता है।
सो डाटा जो होता है हमारा कंप्यूटर में वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, हमें तो वो तस्वीर नज़र आ रही है, लेकिन कंप्यूटर में वो कैसे नज़र आ रहा है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि कंप्यूटर जो है वो समझता है सिर्फ और सिर्फ 0-1 की फॉर्म को, सिर्फ 0-1 को समझता है। तो हम जब भी कंप्यूटर में कोई डाटा लिखते हैं तो वो उसको कन्वर्ट करता है 0-1 की फॉर्म में। तो वो कैसे उसको कन्वर्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैंने कंप्यूटर में एक कोई करेक्टर लिखा, लाइक अल्फ़ाबेट लिखा ए। तो जब मैंने ए लिखा तो ए ने कन्वर्ट होना है 0-1 में, फॉर एग्जाम्पल 0-1-0-0-0-1-0 इसमें कन्वर्ट होना है। तो क्या ये डायरेक्टली ए से 0-1 में कन्वर्ट हो जाता है? नो वे, ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है कि ए से आगे उसके पास एक कोड होता है, उस कोड को वो फॉलो करता है, उस कोड को फिर कन्वर्ट करता है इसके अंदर। मतलब ए जो है ना, ए एक अल्फाबेट है, इसका एक स्पेसिफिक कोड है, जिस कोड के मुताबिक, जिस कोड के तहत वो इसको कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में, यानी मशीन लैंग्वेज में 0-1 में कन्वर्ट करता है। तो ये जो कोड है, हर कंप्यूटर का अपना कोड होता है। जैसे ए है, इसको जो कोड मिला हुआ है ये किसी कंप्यूटर में और होगा, किसी कंप्यूटर में और होगा। तो ये मुख्तलिफ कोडिंग स्कीम्स हैं जो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे डिपेंड करती हैं। तो अब हम इन कोडिंग स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं कि डाटा जब हमारा कन्वर्ट होता है तो वो किस कोडिंग स्कीम के तहत होता है। तो इनकोडिंग ऑफ डाटा, इनकोडिंग ऑफ डाटा, ये हमारा अगला टॉपिक है डाटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही। तो हमारा जब डाटा कन्वर्ट होता है 0-1 में, तो वो उसकी जो इनकोडिंग होती है, जब वो कन्वर्ट होता है तो कौन सी स्कीम जो है वो फॉलो होती है? तो हमारे कंप्यूटर के मुताबिक की स्कीम फॉलो होती है। कंप्यूटर में जो भी स्कीम चल रही है उस स्कीम को देखते हुए वो देखेगा कि इस करैक्टर का कौन सा कोड है, उस कोड के मुताबिक उसको 0-1 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोडिंग स्कीम है वो है BCD। अब मैं यहाँ पे BCD जो है ये लिखता हूँ और ये ध्यान से आपने समझना है, आपने मुझे इसका आंसर देना है। तो मैं इस टॉपिक के एंड पे इसके बारे में आपको फिर भी बता दूंगा। तो बहरहाल ये देखते जाएं ज़रा साथ साथ, और आपने मुझे बताना भी है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा ज़रा कमेंट्स जो हैं वो मुझे दिखा दें सामने, ताकि जब आप आंसर दें तो मैं देख सकूँ। ओके, सो BCD मैं बताने लगा हूँ कि इसमें किस किस तरह से कोड होते हैं। तो आपने मुझे बताना है कि ये कौन से कंप्यूटर में इस तरह का कोड होगा। ठीक है, अच्छा, BCD की फुल फॉर्म पहले तो आपने याद रखनी है। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल, एक बात। दूसरी बात ये कि BCD जो है ये एक 4 बिट का कोड है। दूसरा MCQ है इसके अंदर। ठीक है, 4 बिट का कोड है, 4 बिट्स। 4 बिट से मुराद है इसके अंदर हर करैक्टर, जैसे A करैक्टर है, B करैक्टर है, C करैक्टर है, इसके अंदर हर करैक्टर जो है वो जब 0-1 में कन्वर्ट होता है तो वो 4 बिट्स के अंदर कन्वर्ट होता है। बिट से मुराद आपको पता है 0 या 1, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बिट्स लिखी हुई हैं। लेकिन BCD वाला जो कंप्यूटर होता है, जिस कंप्यूटर में BCD कोड चल रहा है, उस कंप्यूटर में जब कोई भी करैक्टर कन्वर्ट होगा तो वो कितने बिट्स में कन्वर्ट होगा? 4 बिट्स में कन्वर्ट होगा। सो कितने ऐसे करैक्टर्स हैं, क्योंकि करैक्टर दुनिया में बहुत सारे हैं, कितने ऐसे करैक्टर्स हैं जिनको कोड मिला हुआ है BCD के अंदर? BCD कोडिंग स्कीम में उनको कोई स्पेसिफिक कोड मिला हुआ है। दुनिया में जितने भी करैक्टर्स हैं सबको नहीं मिला, वो कुछ स्पेसिफिक है। ठीक है, तो 2 रेज़ पावर इसका फॉर्मूला ये है कि आपने, अगर आपसे पूछा जाए कितने करैक्टर्स को कोड मिला हुआ है, तो 2 रेज़ पावर 4 कर लें। 4 बिट का कोड है, 2 रेज़ पावर 4 कर लें तो ये बनता है 16। तो 16 करैक्टर्स को कोड मिला हुआ है। अब ये 16 करैक्टर्स कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इन 16 करैक्टर्स में 0 से 9 तक नंबर्स आ जाते हैं, ये टोटल 10 हो गए। उसके बाद प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये भी करैक्टर्स हैं, इनको कोड मिला हुआ है। इसके अलावा इक्वल का साइन और डॉट यानी डेसिमल पॉइंट, ये वो करैक्टर्स हैं जिनको कोड मिला हुआ है। अब ये, इसके अलावा किसी अल्फ़ाबेट को कोई कोड नहीं मिला हुआ BCD के अंदर। अब आप मुझे ये बताएं कि ये BCD किस तरह के कंप्यूटर में कोडिंग स्कीम चल रही होगी? कौन सा वो कंप्यूटर है जिसमें सिर्फ नंबर्स, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल और डॉट, सिर्फ इनका काम होता है। ठीक है, तो अब आपने इसका मुझे बताना, ये इसके एंड पे, इस टॉपिक के एंड पे मैं आपको बता दूंगा। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास ASCII कोड। ASCII कोड स्टूडेंट्स, ASCII कोड की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और ये ऐसा कोड है जो कि 7 बिट का कोड है, या कुछ कंप्यूटर्स में 8 बिट का कोड भी है। ठीक है, 7 का भी है, 8 बिट का भी है। अगर आपको MCQ आता है उसमें 7 की ऑप्शन है, 8 की नहीं, तो 7 आंसर होगा। 8 7 की नहीं है तो 8 आंसर होगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन है तो बोथ की ऑप्शन भी होगी, फिर बोथ वाला आंसर आपने लगाना है। अच्छा, अब ये जिन कंप्यूटर में 7 बिट का कोड चल रहा है, उन कंप्यूटर में अगर हम 2 रेज़ पावर 7 करें तो बनता है 128। उन कंप्यूटर में 128 करैक्टर्स को कोड मिला हुआ है, 128 करैक्टर्स को रिप्रेजेंटेशन उस कंप्यूटर में मिल सकती है।
बल्कि मिलती है। और जो जो 8 बिट का है 2⁸ करे तो 256, तो 256 करेक्टर्स को कोड मिला हुआ है। सो ये जो है 2⁻7 ये 128 और 2⁻, इसके अंदर 256 करेक्टर्स को कोड मिला होता है। ठीक है, अब आस्की के अंदर दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, जो कि आपने अंडरलाइन भी करनी है, कि आस्की को किसने बनाया था। आस्की कोडिंग स्कीम को यहाँ पे बुक में मेंशन है, ये तीसरे नंबर पे आस्की कोडिंग स्कीम लिखी हुई है, इसको बनाया था आंसी वालों ने। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में स्टैंडर्ड्स पढ़े थे। आंसी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो हमारा कोड है, इसको बनाया था आंसी वालों ने, यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। आंसी की फुल फॉर्म भी याद रखनी, ये एक अदारा है जिसने आस्की कोड बनाया था। ठीक है, आज जो हमारे सिंपल से कंप्यूटर्स हैं, जो हमारे सादा कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं आम, उनमें ये इस्तेमाल होती है, लेकिन अब जो है वो इससे अच्छी कोडिंग स्कीम्स आ चुकी हैं। नंबर 3 पे है EBCDIC। अच्छा, EBCDIC जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान तरीका है इसके अंदर, देखें इसकी फुल फॉर्म याद रखने का। BCD जो इसके अंदर लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म वही है जो इस BCD के, बाइनरी कोडेड डेसिमल। E से एक्सटेंडेड है, I से इंटरचेंज और C से कोड है, बस ये EIC याद रखना है। BCD की फुल फॉर्म वही है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। मैंने आपको बताया था कंप्यूटर साइंस में जो फुल फॉर्म्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनकी एब्रीवेशन याद करना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड EBCDIC, ये 8 बिट का कोड है, 8 बिट्स, यानी कि इसके अंदर 256 करेक्टर को कोड मिला हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किसने बनाया था, तो इसको बनाया था IBM वालों ने। ठीक है, IBM की फुल फॉर्म याद रखनी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। लास्ट पे हमारे पास यूनिकोड है, नंबर 4 पे यूनिकोड। यूनिकोड की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल कोड। ये 16 बिट का कोड है, 16 बिट। तो अगर आप कैलकुलेटर पे 2⁻16 करें तो ये हमारे पास जो फिगर आउट बनता है वो बनता है 65536। ठीक है, तो इतने ज़्यादा करेक्टर्स हैं। मैंने आपको बताया दुनिया में बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं। आजकल अगर हम देखें व्हाट्सएप के ऊपर मुख्तलिफ तरह की जो हमारे पास इमोजीज़ हैं वो हमें मिलती हैं, तो वो सारे के सारे क्या हैं? बेसिकली वो भी तो करेक्टर्स हैं, उनको भी कोड मिला हुआ है। ठीक है, तो इतने वो करेक्टर्स हैं जिनको कोड मिला हुआ है इसके अंदर EBCDIC के अंदर। तो आज हमारे जो फ़ोन्स हैं, जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, जो लैपटॉप्स हैं, उनमें ये कोडिंग स्कीम चल रही है। ठीक है, अब तो यूनिकोड जो है वो 32 बिट्स का भी आ गया अब मार्केट में, और हमारे कंप्यूटर में वही चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन ये जो है, ये चूँकि बुक में मेंशन है तो इसलिए इसके बारे में मैंने बताया। स्टूडेंट्स, एक बात बड़ी अहम जो आपने याद रखनी है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताता हूँ जल्दी से। देखें, एक कंप्यूटर है जिसके अंदर 128 करेक्टर्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं। वो जो 128 करेक्टर हैं, उनके अलावा जो कुछ करेक्टर हैं वो इस कंप्यूटर में हैं, जैसे यूनिकोड में। अब यूनिकोड वाला जो कंप्यूटर है, उसने कोई ऐसा करेक्टर भेजा, मैसेज सेंड किया इसको, इस कंप्यूटर को, जिसमें आस्की कोड चल रहा था 7 बिट का। वो करेक्टर जो है इसके अंदर रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, इसको कोड नहीं मिला, क्योंकि इसके अंदर तो 128 करेक्टर को कोड मिला हुआ है। एक इन 128 करेक्टर्स के अलावा कोई ऐसा करेक्टर था जो इसने भेज दिया, तो इसके कंप्यूटर में वो इसको शो नहीं होगा। जैसे अक्सर हम फोन्स में कोई स्माइली या इमोजी भेजते हैं ना, एक कंप्यूटर से, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, तो अगर दूसरा मोबाइल जो है वो हल्का मोबाइल है या छोटा फ़ोन है, एंड्रॉयड नहीं है, तो वहाँ पे वो चीज़ शो नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसके पास उसका कोड ही नहीं है। कोड होगा तो उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, उम्मीद है कि इस बात की समझ आई होगी। अच्छा, बहरहाल मैंने ये आपसे पूछा था BCD किन कंप्यूटर्स में चल रहा होता है, तो मुझे यहाँ पे 3 आंसर मिले हैं। कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर यानी अर्लियर कंप्यूटर, और कैलकुलेटर। जी, इसका आंसर कैलकुलेटर है, शाबाश। ये जो है कोड, इसमें 16 करेक्टर को सिर्फ, ये जो कोडिंग स्कीम है ये उन कंप्यूटर में चलती है जिन कंप्यूटर में सिर्फ 16 करेक्टर को कोड मिला हुआ है, और वो 16 करेक्टर मैंने आपको बता दिए कौन से हैं। तो इससे पता लगता है कि जो सिंपल कैलकुलेटर्स हैं और जो अर्लियर कंप्यूटर हैं, ये बिल्कुल सही बताया है कि जो पुराने कंप्यूटर्स चला करते थे उनमें भी ये इस्तेमाल होता था, क्योंकि पुराने कंप्यूटर थे ही कैलकुलेटर। जो पुराने ओल्ड कंप्यूटर्स थे वो बेसिकली कैलकुलेटर ही थे। उसके बाद जो है उनके अंदर चेंजिंग्स आई थी, ये मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 जब हमने पढ़ा था उसके स्टार्ट में। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। अच्छा, मोड का क्या मतलब होता है? मोड का मतलब होता है हालत, स्टेट।
सो मोड, जब हम भी डाटा कम्युनिकेट करते हैं सेंडर से रिसीवर की तरफ, तो हमारी कुछ हालतें होती हैं। कुछ सेंडर और रिसीवर जो हैं उनकी स्टेट और होती है, कुछ सेंडर रिसीवर का तरीकाकार सेंड करने का स्टेट हालत कोई और होती है। तो 3 तरह के सेंडर रिसीवर के मोड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंपलेक्स मोड। सिंपलेक्स मोड, पहले सिंपलेक्स मोड समझते हैं स्टूडेंट्स। सिंपलेक्स मोड में एक सेंडर है और दूसरा रिसीवर है। सेंडर ने रिसीवर को सेंड करना है और रिसीवर ने सिर्फ रिसीव करना है। ये कंप्यूटर सिर्फ सेंड कर सकता है और ये कंप्यूटर सिर्फ रिसीव कर सकता है। ये रिसीव नहीं कर सकता और ये सेंड नहीं कर सकता। यानी कि डाटा कम्युनिकेशन की डायरेक्शन एक है, सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। सो सेंडर से रिसीवर सिर्फ मैसेज सेंड होता है इसके अंदर, यानी एक ही डायरेक्शन में मैसेज सेंड होता है। इसकी मिसाल कैसे है? इसकी मिसाल है कीबोर्ड और कंप्यूटर। कीबोर्ड से मैसेज सिर्फ सेंड होता है और हमारा कंप्यूटर उसको सिर्फ रिसीव करता है। हमारा रिमोट कंट्रोल और टेलीविजन, रिमोट से कमांड जाती है, सेंड होती है, और टीवी उसको सिर्फ रिसीव करता है। कभी भी टीवी से रिमोट पे हमें कोई कमांड नहीं मिली, कभी भी कंप्यूटर से कीबोर्ड पे हमें कोई कमांड नहीं मिली, ठीक है। ये वन वे कम्युनिकेशन है, वन वे, सिर्फ एक तरफ, सेंडर से रिसीवर की तरफ। उसके बाद इसकी एक और एग्जांपल है हमारे पास, रेडियो ब्रॉडकास्ट। रेडियो ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि जब भी हम रेडियो कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि जैसे अगर मैंने मोबाइल में एफएम रेडियो ऑन किया हुआ है, तो मेरा मोबाइल जो है वो सिग्नल को रिसीव करता है सिर्फ, और सैटेलाइट सिग्नल सिर्फ आते हैं, यहाँ से वहाँ सिग्नल जाते नहीं हैं। तो ये तीनों इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा जो वन वे रोड है, वन वे रोड यानी ट्रैफिक एक तरफ जा रही है, तो वो भी सिंप्लेक्स मोड की एग्जाम्पल में आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर है हाफ डुप्लेक्स मोड। इस मोड में सेंडर जो है वो रिसीव भी कर सकता है, ये इस कंप्यूटर के दोनों काम है। इसी तरह से रिसीवर जो है वो सेंड भी कर सकता है। सो यहाँ से यहाँ डाटा भी जा सकता है, डायरेक्शन दोनों है, बाई डायरेक्शनल है, ये बाई डायरेक्शनल है, बट नॉट एट द सेम टाइम, एक वक्त में नहीं। जिस दौरान ये सेंड कर रहा होगा उस दौरान ये सिर्फ रिसीव करेगा, और जिस दौरान ये सेंड करेगा उस दौरान ये सिर्फ रिसीव करेगा। इसकी एग्जांपल वॉकी टॉकी है। वॉकी टॉकी जो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स के पास होती है, या हमारे जो मिलिट्री में लोग होते हैं उनके पास होती है, कि एक बंदा बोल रहा है तो दूसरा बंदा उसको सिर्फ सुन रहा है। जब ये बोल के ओवर कहता है एंड पे, तो उसको पता लग जाता है अब मैं बोलूँगा। अगर वो दोनों एक टाइम पर बोलेंगे, दोनों की आवाज़ टकरा जाएगी, दोनों को समझ नहीं आएगी, तो वॉकी टॉकी इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा वो कहता है कि वन लेन ब्रिज, लेन किसे कहते हैं, मतलब एक रास्ता जिसके ऊपर से एक गाड़ी सिर्फ गुजर सकती है, उसे एक लेन कहते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर दोनों डायरेक्शन में गाड़ी आ सकती है, बट नॉट एट द सेम टाइम। आप एक स्ट्रीट, एक गली का तस्वुर कर लें जिसमें जगह इतनी है कि एक कार गुजर सकती है। तो अगर एक कार गुजर रही है, उसमें से सामने से अगर कोई आती है, उसको वेट करना पड़ेगा जब तक ये पास आउट होती है, ठीक है। तो वन लेन ब्रिज इसकी एग्जांपल है, मतलब एक पुल है जो वन लेन जितना है। वन लेन का मतलब एक गाड़ी गुजर सकती है। तो एक वक्त में जब एक गाड़ी जा रही है तो सामने से दूसरी नहीं आ सकती, तो ये इसी की एग्जाम्पल है। तीसरे नंबर पर हमारे पास फुल डुप्लेक्स मोड है। फुल डुप्लेक्स मोड में सेंडर जो है वो रिसीवर भी है और रिसीवर जो है वो सेंडर भी है, और दोनों डायरेक्शन में डाटा सेंड हो सकता है और एक ही टाइम में हो सकता है, ठीक है। ये डायग्राम पे गौर करें, यहाँ डायरेक्शन एक तरफ है, यहाँ डायरेक्शन दोनों तरफ है, लेकिन एक को मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया। यहाँ दोनों तरफ डायरेक्शन है, कोई लाइन डॉटेड नहीं है, दोनों सॉलिड लाइन्स हैं। सो सेंडर जो है रिसीव भी कर सकता है, रिसीवर सेंड भी कर सकता है साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही वक्त में हो सकता है ये काम। साइमल्टेनियसली का वर्ड जहाँ पे आए उसका मतलब है एक ही टाइम पे, ठीक है। ओके, सो इसकी मिसाल ऐसे है, टू वे रोड, ऐसी सड़क जो टू वे है, अगर इस तरफ से ट्रैफिक आ रही है तो इधर से ट्रैफिक भी जा सकती है। दूसरी इसकी मिसाल जो बेस्ट एग्जांपल है इसकी, वो है हमारी टेलीफोन कॉल। जब हम कॉल करते हैं किसी को, तो अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो अगर वो बंदा भी बोल पड़ता है तो मुझे उसकी आवाज़ आ जाएगी रिसीवर पे, मुझे मेरे स्पीकर के अंदर उसकी आवाज़ आ जाएगी। और जिस दौरान मैं बोल रहा हूँ, अगर उसी दौरान वो बोलना शुरू कर दे तो आवाज़ टकराएगी नहीं, उसको पहुँच जाएगी और उसकी मुझे आ जाएगी। तो ये इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे कमेंट क्या है, आई एम ए लेवल स्टूडेंट, आई डोंट नो विच बुक्स टू गेट, वुड अप्रिशिएट सम हेल्प। अच्छा बेटे, तंजील ने क्वेश्चन किया है कि ए लेवल का स्टूडेंट हूँ और जो बुक है बेटे, ई कैट में जो बुक है वो आपकी टेक्स्ट बुक फॉलो होती है। हम कोई की बुक नहीं पढ़ रहे, जो आपकी टेक्स्ट बुक है ई कैट के अंदर, जो पंजाब टेक्स्ट बुक है, उसमें से टेस्ट आता है आपका, ठीक है। तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन।
डाटा ट्रांसमिशन की जो टाइप्स हैं उनका यहाँ पे हम जिक्र करेंगे। जब भी हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मैसेज सेंड करते हैं तो हमारा जो डाटा सेंड करने की अमाउंट है, जब भी हमारा डाटा सेंड होता है उसकी कितनी अमाउंट एक जगह से दूसरी जगह सेंड होती है, इसका यहाँ पे हमने वो चीज़ डिस्कस करनी है। मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि डाटा किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक वक्त में जा रहा है, ये चीज़ें हमने मोड्स देखे थे। यहाँ पे टाइप्स है, तो दो तरह की इसकी टाइप्स हैं, एक सीरियल है और एक पैरेलल है। पैरेलल और सीरियल। पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन वो ट्रांसमिशन है जिसमें जब हम एक सेंडर से रिसीवर की तरफ डाटा सेंड करते हैं तो बहुत सारी बिट्स का डाटा इकट्ठे ही सेंड हो जाता है, ठीक है। मोर देन 1 बिट जाता है, 2 3 4 5 बहुत सारी बिट्स इकट्ठी ट्रैवल हो जाती हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन है और सेंडर से रिसीवर तक डाटा जा रहा है तो 1 2 3 और 4 बिट्स एट अ टाइम जा सकती हैं। तो मैं डाटा भेजता हूँ 8 बिट्स का, मतलब 1 बाइट का, तो कितने सेकंड में ट्रैवल हो जाएगा? ओनली इन सो पैरेलल कम्युनिकेशन में देखें, अगर डाटा जो है वो 8 बिट्स का है, मतलब 2 बाइट्स का है, और सेंडर से रिसीवर तक 4 बिट्स एट अ टाइम सेंड हो सकती हैं, तो डाटा हमारा 2 सेकंड में ट्रैवल हो जाएगा, ठीक है। अगर 8 बिट्स जा सकते हैं तो 1 सेकंड में ट्रैवल हो जाएगा। तो ऐसी जो कम्युनिकेशन है वो पैरेलल कम्युनिकेशन होती है। और आपसे पूछा जा सकता है, मैं एमसीक्यू आपको बताने वाला हूँ कि जब भी ऐसी कम्युनिकेशन जो है वो अगर हम देखें कि कहाँ पे परफॉर्म होती है, तो प्रिंटर और कंप्यूटर के दरमियान में पैरेलल कम्युनिकेशन होती है। प्रिंटर जो है, प्रिंटर उसको जब हमारा कंप्यूटर कमांड देता है तो एट अ टाइम बहुत सारी बिट्स का डाटा वो ट्रैवल करवाता है, ठीक है। तो प्रिंटर इसकी बेस्ट एग्जांपल है। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में सेंडर जो है वो जब रिसीवर को मैसेज सेंड करता है तो इसमें डाटा जो है वो बिट बाय बिट फैशन में जाता है, मतलब एक के बाद एक बिट, फिर दूसरी बिट, फिर तीसरी, फिर चौथी। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि 4 बिट सेंड करनी है 1001, अगर पैरेलल है तो इसमें 1001 इस तरह से डाटा इकट्ठा चला जाएगा। जबकि सीरियल में क्या होगा, 1001, पहले ये 1 पहुंचेगा, फिर दूसरा 0, फिर तीसरा 0, फिर चौथा 1 इस तरह से सीरियल में ट्रांसमिशन होती है। यानी सीरियल ट्रांसमिशन में ओनली 1 बिट एट अ टाइम सेंड्स थ्रू सेंडर टू रिसीवर। ओके, अब सीरियल ट्रांसमिशन कहाँ पे परफॉर्म होती है? सीरियल ट्रांसमिशन परफॉर्म होती है हमारे माउस और कंप्यूटर के दरमियान, हमारे कीबोर्ड और कंप्यूटर के दरमियान, मॉडेम और कंप्यूटर के दरमियान, ठीक है। ये हमारे पास सीरियल ट्रांसमिशन होती है। इसके अलावा कुछ और जगह भी हैं हमारे कंप्यूटर से हट के, नेटवर्क के अंदर जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो वहाँ पे भी इस तरह से होता है। अब सीरियल की आगे से 2 टाइप्स हैं। ये जो 2 टाइप्स बताने लगा हूँ इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, ध्यान से आपने समझना है, ठीक है। और आज के जो टेस्ट के एमसीक्यूज हैं वो इससे रिलेटेड उसमें से भी आना है, जाहिर सी बात है, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से आना ही है। सो हमारे पास सीरियल की आगे से 2 टाइप्स हैं। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन जब भी होती है तो वो 2 तरीकों से होती है। एक तरीका है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, एसिंक्रोनस, और दूसरा है सिंक्रोनस। देखें, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों सीरियल हैं, तो ये बात तो तय है कि इनमें डाटा 1 बिट का एक वक्त में जाता है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, ये मैं 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा, ध्यान से समझने हैं। जब भी सेंडर सेंड करता है रिसीवर को, किसकी बात हो रही है? एसिंक्रोनस की बात हो रही है फिलहाल, ठीक है। जब भी सेंडर मैसेज सेंड करता है रिसीवर को तो डाटा हमारा जाता तो बिट बाय बिट फैशन में है, क्योंकि सीरियल की टाइप है। इसमें डाटा हमारा जाता है करैक्टर बाय करैक्टर, एक करैक्टर अलग, फिर दूसरा करैक्टर अलग कन्वर्ट होता है, तीसरा करैक्टर अलग कन्वर्ट होता है 0-1 में। तो करैक्टर बाय करैक्टर डाटा ट्रैवल होता है किसके अंदर? एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक मैसेज भेजा हेलो, ठीक है, तो एच जो है वो अलग से कन्वर्ट कर 1 में, इसकी बाइनरी है जैसे कि 100110। ई जो है वो अलग से कन्वर्ट होगा, ठीक है। एल जो है वो अलग से होगा, फिर दूसरा एल जो है ये भी अलग से कन्वर्ट होगा, फिर ओ अलग से कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये सारे अलग अलग कन्वर्ट होंगे, ठीक है। पहले जाएगा एच, ये जब चला जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा ई, फिर एल, फिर ये एल जाएगा और फिर ओ।
इस तरह से एक एक करैक्टर करके डाटा हमारा सेंड होगा, यानी डाटा जो है हमारा सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है इसमें हमारा डाटा जाता है करैक्टर बाय करैक्टर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है ताकि जो रिसीवर है उसको पता लग जाए कि ये करैक्टर जो है ये अलग है, ये करैक्टर अलग है। अच्छा, इन करैक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि एक करैक्टर यहाँ पे, जैसे अब ये देखें ना, ये हेलो का एच जब सेंड होगा 10011, ये जब पहुंचेगा यहाँ से यहाँ तक 100110, तो पीछे से ई ने भी आना है 1110, ये तो कैसे पता लगेगा कि एक इनमें से एक करैक्टर मुकम्मल हो गया फिर दूसरा शुरू हो रहा है? उसके लिए एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हर करैक्टर के स्टार्ट पे एक स्टार्ट बिट जाती है और एंड पे एक एंड बिट जाती है। एक्स्ट्रा 2 बिट्स जाती हैं। स्टार्ट में 0 जाता है, 0 जिसे कहते हैं स्टार्ट बिट, और एंड में हर करैक्टर के एंड में 1 जाता है जिसे कहते हैं एंड बिट। ठीक है, एंड या स्टॉप बिट भी कह सकते हैं, एंड या स्टॉप। इस वजह से इस एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन को कहा जाता है स्टार्ट स्टॉप ट्रांसमिशन या स्टार्ट एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, ऐसी ट्रांसमिशन जिसमें डाटे के शुरू में एक, हर करैक्टर के शुरू में एक एक्स्ट्रा 0 और एंड पे एक एक्स्ट्रा 1 जाता है। अब इस 0 और 1 का क्या मकसद है? जब रिसीवर कंप्यूटर को 0 मिलता है उसे पता, वो अलर्ट हो जाता है, उसे पता लग जाता है कि एक करैक्टर आना शुरू हो गया। और जब उसके एंड पे एक 1 मिल जाता है और आगे से कुछ देर के लिए दूसरा करैक्टर नहीं आता, तो वक्फा आता है ना, हर करैक्टर के दरमियान में वक्फा है, तो उसे पता लग जाता है ये करैक्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जब रिसीवर को 0 मिलता है 0, तो वो आ जाता है स्पेस स्टेट में। मतलब किस हालत में आता है? स्पेस स्टेट। ठीक है, और जब उसको 1 मिलता है तो वो मार्क स्टेट में आ जाता है, मार्क स्टेट। ठीक है, स्पेस स्टेट और मार्क स्टेट। स्पेस स्टेट में वो तब आता है जब उसको 0 मिलता है, वो अलर्ट हो जाता है कि भाई अब यहाँ से करैक्टर आना शुरू हो गया, और जब 1 मिलता है तो वो मार्क स्टेट में आ जाता है, उसे पता लग जाता है करैक्टर कंप्लीट हो गया। फिर जब अगला करैक्टर आता है फिर 0 मिलता है, फिर वो स्पेस स्टेट में, और फिर एंड स्टेट में, एंड जब 1 मिलता है एंड बिट, तो फिर वो मार्क स्टेट में आ जाता है। एक बड़ी अहम बात इसमें याद रखनी है कि हर करैक्टर के दरमियान में थोड़ी देर का वक्फा आता है, तो ये जो वक्फा है ये इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम का नहीं आता एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में। पहला करैक्टर और दूसरा करैक्टर इनके दरमियान अगर 1 सेकंड का वक्फा है तो दूसरे तीसरे के दरमियान में 2 सेकंड का भी हो सकता है। इसे कहते हैं कि इसमें क्लॉक को फॉलो नहीं किया जा रहा, क्लॉक को फॉलो नहीं किया जा रहा एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर। क्लॉक को फॉलो नहीं किया जा रहा से मुराद है कि इसमें टाइम जो है वो इक्वल नहीं है तमाम करैक्टर्स के दरमियान में। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्लॉक को फॉलो किया जाता है। ठीक है, और इसमें डाटा करैक्टर बाय करैक्टर नहीं बल्कि मैसेज बाय मैसेज जाता है। मैसेज बाय मैसेज से मुराद है पैकेट बाय पैकेट कह सकते हैं। पैकेट के बारे में आपको पता है, OSI मॉडल में हमने पढ़ा था। हर पैकेट अलग अलग से जाता है और हर पैकेट इसके अंदर भी 0 और 1 जाता है, लेकिन इसको एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा बिट्स भी जाती हैं जिनको हम कहते हैं एरर चेक बिट। एरर चेक बिट से मुराद है कुछ एक्स्ट्रा बिट्स जाती हैं कि अगर डाटा लॉस हो जाए रास्ते में तो जो हमारा ओरिजिनल डाटा है वो लॉस ना हो, जो एक्स्ट्रा बिट्स गई हैं एरर आने की वजह से वो ज़ाया हो जाए, ओरिजिनल डाटा जो अपनी डेस्टिनेशन पे सही पहुंच जाए। तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्लॉक को फॉलो भी किया जाता है और इसमें एक्स्ट्रा एरर चेक बिट्स जाती हैं, और इसमें जो है डाटा हमारा मैसेज बाय मैसेज यानी पैकेट बाय पैकेट्स जाता है। इसमें डाटा करैक्टर बाय करैक्टर नहीं जाता। इससे मुराद है अगर आपसे पूछा जाए कौन सी ट्रांसमिशन फास्ट है, एसिंक्रोनस या सिंक्रोनस, तो ऑब्वियसली सिंक्रोनस फास्ट है क्योंकि डाटा इसमें मैसेज बाय मैसेज जा रहा है, इसमें करैक्टर बाय करैक्टर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है बैंडविड्थ। स्टूडेंट्स, बैंडविड्थ में छोटे छोटे से 2 MCQs हैं, उनको ज़रा समझ लें। बैंडविड्थ की डेफिनेशन पहले सुने। बैंडविड्थ का मतलब होता है हमारा जो मीडियम है, जो वायर है या वायरलेस है, कोई भी मीडियम है, उसकी कैपेसिटी कितनी है 1 सेकंड में डाटा सेंड करने की। जो भी उसकी कैपेसिटी है उसको उसकी बैंडविड्थ कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ 12 Mbps बैंडविड्थ है एक वायर की, तो ये उसकी बैंडविड्थ है 12 मेगाबिट्स पर सेकंड। 1 सेकंड में 12 मेगाबिट्स का डाटा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बैंडविड्थ के अंदर आगे इसने 2 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, एक बेस बैंड है, एक ब्रॉड बैंड है। बेस बैंड कहते हैं डिजिटल सिग्नल्स को, ये भी इंपॉर्टेंट MCQ आपसे पूछा जा सकता है। डिजिटल सिग्नल्स आल्सो कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल्स।
ऐसी ट्रांसमिशन जिसमें डाटा एनालॉग में कन्वर्ट ही नहीं होता, डिजिटल में ही सेंड हो जाता है, उसे हम बेस बैंड ट्रांसमिशन कहते हैं, बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। इस ट्रांसमिशन में मॉडेम की जरूरत ही नहीं, इनकोडर डिकोडर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डाटा एनालॉग में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, तो इनकोडर डिकोडर की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये वाली ट्रांसमिशन किन प्रोटोकॉल्स में फॉलो की जाती है? तो वो जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारे पास टोकन रिंग ईथरनेट है। ईथरनेट और टोकन रिंग ये हमने लेंस प्रोटोकॉल चैप्टर 2 में कल डिस्कस किए थे। ब्रॉडबैंड जो है ये वो टेक्निक है जिसमें लार्ज अमाउंट का डाटा, वॉइस वगैरह, हमारी वीडियो, ऑडियो, इमेजेस वगैरह एक साथ ही इकट्ठी सेंड हो जाती हैं सेंडर टू रिसीवर। ये ब्रॉडबैंड टेक्निक होती है, ठीक है। इसके अंदर जो टेक्निक फॉलो की जाती है वो है एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। एफडीएम की फुल फॉर्म याद रखनी है, ब्रॉडबैंड में ये टेक्निक यूज होती है, ठीक है। तो ये 2-4 बातें जो बताई थी ये आपने याद करनी है। कम्युनिकेशन मीडिया मैंने आपको बताया था, कम्युनिकेशन चैनल वो डायरेक्ट ट्रैवल होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मीडियम। और हमने पढ़ा था इसकी 2 टाइप्स हैं, वायर और वायरलेस। जो वायर मीडिया है उसको हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं, गाइडेड मीडिया, और जो वायरलेस है उसको हम अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं, अनगाइडेड मीडिया, या फिर इसको हम गाइडेड मीडिया की बजाय बाउंडेड मीडिया भी कह सकते हैं, और अनगाइडेड मीडिया को अनबाउंडेड मीडिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो गाइडेड मीडिया जो है इसके अंदर वायर्स आती हैं, और वायर की हमारे पास 3 टाइप्स है। और वो जो 3 टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरी कोएक्सियल और तीसरी फाइबर ऑप्टिक केबल। मैं आपको अब जो बात बताने लगा हूँ ये अब आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। आपने क्या करना है, इन तीनों केबल्स के बारे में बता देता हूँ क्या है, लेकिन इनके अंदर कुछ फिगर्स लिखे हुए हैं कि इसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा जैकेट का साइज़ कितना है, स्ट्रैंड कॉपर का साइज़ कितना है, ये जो साइजेस हैं ये बुक में मेंशन है। इनको आपने खुद से याद करना है, अंडरलाइन मैं करवा देता हूँ, आपने इनको याद करना है कल के लिए, ठीक है। आपने अब ये आपकी ड्यूटी है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें से बन सकते हैं। साइजेस वगैरह बस लिखे हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब ट्विस्टेड पेयर केबल जो है ये स्लो केबल है एज कम्पेयर टू अदर केबल्स। ट्विस्टेड पेयर केबल को ट्विस्टेड पेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी वायर्स एक दूसरे के इर्द गिर्द रोल हुई होती हैं, ट्विस्ट हुई होती हैं, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल, अब ट्विस्टेड पेयर की 2 टाइप्स हैं, याद रखना है, बुक में नहीं मेंशन, लिख लें। ट्विस्टेड पेयर की 2 टाइप्स हैं, यूटीपी और एसटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा कोई वायर नहीं होती, जबकि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर एक एक्स्ट्रा शील्ड होती है एरर वगैरह चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल अमूमन जो हमारी टेलीफोन वायर्स होती हैं वो भी होती हैं। इसके अलावा ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो, अगर आपने इंटरनेट की वायर देखी हो ब्लू कलर की, जिसको अगर हम काटें तो उसके अंदर से डिफरेंट कलर्स की छोटी छोटी वायर्स नजर आती हैं, वो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल वो होती है जो आपने केबल वाली तार देखी होगी, वो कोएक्सियल केबल होती है। कोएक्सियल केबल फास्ट है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। अब वो पूछ सकता है कितने गुना फास्ट है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो है वो 80 टाइम्स फास्ट है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, 80 गुना ज़्यादा तेज़ है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है जी कि जो एंड पे कॉपर वायर होती है ट्विस्टेड कोएक्सियल केबल के अंदर, उसके ऊपर मुख्तलिफ मटीरियल्स लगाए होते हैं, ऊपर जैकेट लगी होती है, इंसुलेटर लगा होता है, फिर जो ग्लास की शीट लगी होती है। ये क्यों चीज़ें लगी होती हैं? ताकि इसको इंटरफेरेंस से बचाया जा सके। किस चीज़ की इंटरफेरेंस? माहौल की, आलूदगी की, सिग्नल्स की, या दूसरी वायर्स की, किसी भी दूसरी चीज़ जो इसके साथ टकरा के डाटा ज़ाया ना कर दे। इसके ऊपर कोटिंग हुई होती है, जैकेट चढ़ी होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, जैसे वो कहता है कि ईच कोएक्सियल ट्यूब कंसिस्ट ऑफ 0.100 इंच कॉपर इनर कंडक्टर केप्ट सेंटर्ड विद 0.375 इंच सिलेंड्रिकल कॉपर आउटर एज। कि एक अंदर कॉपर वायर है, उसके ऊपर एक मजीद कॉपर है, उसके ऊपर एक इंसुलेटर लगा हुआ है, फिर प्लास्टिक शीट लगी हुई है, ठीक है, फिर एक ग्लास लगा हुआ है, फिर ऊपर एक जैकेट लगी हुई है। ये चीज़ें क्यों लगी हुई हैं? ताकि उसको इंटरफेरेंस से बचाया जा सके, क्योंकि कोएक्सियल केबल आपको पता है केबल की वायर आम गलियों में, मोहल्लों में लगी होती है, तो उसके ऊपर जो बारिश भी आनी है, वो आलूदगी भी, आंधी तूफान, फिर वो कहीं से क्रैक भी हो जाती है, तो इन तमाम चीज़ों से उसको बचाने के लिए उसको प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है। तो ये फिगर्स आपने खुद इसमें याद करने हैं। उसके बाद आगे फाइबर ऑप्टिक केबल है। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ये सबसे ज़्यादा फास्ट केबल है एज कम्पेयर टू अदर केबल्स लाइक ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल। फाइबर ऑप्टिक सबसे ज़्यादा फास्ट है। फाइबर ऑप्टिक में इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इसके अंदर जो डाटा है हमारा वो लाइट की शक्ल में ट्रैवल होता है, करंट की शक्ल में ट्रैवल नहीं होता। और लाइट की स्पीड आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, इस वजह से इसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर जो जिसके ऊपर लाइट ट्रैवल होती है वो छोटी छोटी अंदर ग्लास लगी होती हैं, शीशे नुमा छोटी छोटी वायर्स होती हैं, और वो इतनी बारीक होती हैं
जितना इंसानी बाल बारीक होता है, ठीक है, इंसानी बाल जितनी बारीक वो वायर्स होती हैं और वो बहुत सारी होती हैं, उनके ऊपर से डाटा लाइट की शक्ल में ट्रैवल करता है। और जो फाइबर ऑप्टिक केबल है ये सबसे महंगी केबल है दूसरी केबल्स की निस्बत, ठीक है। और इसकी स्पीड का अगर आप अंदाज़ा करें, जिसको हम कंपेयर करें कोएक्सियल केबल से, हमने देखा था कोएक्सियल केबल 80 गुना तेज़ है ट्विस्टेड पेयर केबल से, ठीक है, जबकि फाइबर ऑप्टिक केबल 26,000 गुना तेज़ है कोएक्सियल केबल से, ठीक है। तो ये इसकी स्पीड है। आज हमारे जो इंटरनेट की में 4G आया हुआ है, 4G की जो स्पीड हमें मिलती है, आगे 5G का भी कहा जा रहा है, वो असल में फाइबर ऑप्टिक केबल की वजह से पॉसिबल है, ठीक है। आगे अनगाइडेड मीडिया है। अनगाइडेड मीडिया यानी सिग्नल्स का, इसकी भी 3 टाइप्स हैं। इसमें एक माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव से मुराद है कि डाटा हमारा बूस्टर टू बूस्टर ट्रैवल होता है, जिस ट्रांसमिशन में डाटा सिग्नल हमारे एक बूस्टर से दूसरे बूस्टर तक, ये जो आपने रेड कलर के बूस्टर मुख्तलिफ जगहों पे लगे देखे होंगे, जिनके ऊपर रडार एंटीनास लगे होते हैं, उनका काम होता है सिग्नल कैच करना और आगे भेजना। इस तरह से जब हम टेलीफोन कॉल करते हैं या मैसेजेस वगैरह भेजते हैं, वो इसकी एग्जाम्पल है। हमारी कॉल, हमारे मैसेजेस वगैरह बूस्टर टू बूस्टर ट्रैवल होते हैं, यानी माइक्रोवेव सिग्नल्स में ट्रैवल होते हैं। जिन इलाकों में बूस्टर नहीं होते वहाँ पर सिग्नल भी सही नहीं आते, आपको पता होगा। उसके बाद सैटेलाइट है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है, ये इसके अंदर सैटेलाइट जो है वो स्पेस में जो है वो छोड़ दी जाती हैं और ज़मीन के इर्द गिर्द वो जो है रोटेट करती हैं, घूमती हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट से जो है वो डाटा आगे पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट होता है। सैटेलाइट को कंपनी कमांड भेजती है, तो फिर लाइव, ये जो हम लाइव ट्रांसमिशन देखते हैं, लाइव कॉल कर लेते हैं एक दूसरे को व्हाट्सएप के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, वो बेसिकली इसकी सैटेलाइट की बदौलत है। सैटेलाइट दुनिया से कितने फासले पर मौजूद होती है, ज़मीन से, ऊपर अर्थ से, स्पेस में कितने फासले पर होती है, वो आपने याद रखना है। 23,300 मील की दूरी पर होती है, ठीक है। और सैटेलाइट से जो डाटा है ना, डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं आता। सैटेलाइट से डाटा जाता है मून, चांद की तरफ, और चांद से टकरा के फिर ज़मीन की तरफ आता है, क्योंकि चांद के ऊपर चांद के अंदर एक ऐसी सलाहियत है जो कि साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया है कि वो अगर सैटेलाइट से डायरेक्ट ज़मीन की तरफ हम भेजें ना सिग्नल, वो उतनी स्पीड में नहीं आएंगे जितनी स्पीड में चांद के ज़रिए से आ जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि सैटेलाइट जो है वो उससे चांद, मून जो है वो हमारे करीबी से आ रहा है, तो सैटेलाइट से सिग्नल जाते हैं मून की तरफ, उसे टकरा के बाउंस बैक होते हैं ज़मीन की तरफ ज़्यादा स्पीड में, जल्दी। तो इसे सैटेलाइट जो है उसकी वर्किंग भी ज़रा कम होती है। सैटेलाइट ने सिर्फ मून तक भेजना, ज़मीन तक नहीं भेजना सिग्नल। तो इस दौरान जो वक्फा आता है कि मून से होके आ रहे हैं सिग्नल, इन्हें कहते हैं सैटेलाइट डिले, ठीक है। सो जो हमारा जो सिग्नल, जब जो सैटेलाइट्स हैं उनके साथ सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं ताकि उनको वहीं से बिजली जो है वो प्रोड्यूस होकर मिलती रहे। और लास्ट में मोबाइल कम्युनिकेशन है। मोबाइल कम्युनिकेशन छोटे लेवल पे होती है, जैसे हमारा ब्लूटूथ है, जैसे हमारे जो हॉटस्पॉट है, जो वाईफाई के सिग्नल्स हैं, ये असल में मोबाइल कम्युनिकेशन में आते हैं, ठीक है। सो मॉडम जो है ये लास्ट टॉपिक है हमारा, और मॉडम के बारे में इस चैप्टर के शुरू में बताया था मैंने कि मॉडम असल में मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है। जब सेंडर कंप्यूटर के साथ होगा तो मॉड्यूलेशन, और रिसीवर कंप्यूटर के साथ होगा तो डीमॉड्यूलेशन। अब मॉडम जो है, इसका जो वर्ड है मॉडम, इसके अंदर जो MO का वर्ड है ये असल में मॉड्यूलेशन से निकला है, और जो DEM है ये असल में डीमॉड्यूलेशन से निकला है। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन इकट्ठा करके मॉडम का वर्ड बनाया हुआ है, याद रखना है। तो मॉडम, जब मॉडम की बात करते हैं तो उसके अंदर एक उसकी ट्रांसमिशन रेट होता है और एक उसकी स्पीड होती है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन रेट जो है इसका, वो इससे क्या मुराद है कि एक मॉडम जो है वो कितने बिट्स का डाटा कन्वर्ट कर सकता है एनालॉग से डिजिटल में 1 सेकंड में। एक मॉडम एनालॉग से डिजिटल में एक सेकंड में कितने बिट्स का डाटा कन्वर्ट कर सकता है, इसे उसकी ट्रांसमिशन रेट कहते हैं। जबकि स्पीड से मुराद है कितने बिट्स का डाटा वो बाहर भेज सकता है, सेंड कर सकता है, ठीक है। तो मॉडम का जो रेट है वो 2400 BPS बिट्स पर सेकंड। मॉडम की जो स्पीड मैयर की जाती है उसका यूनिट होता है बिट्स पर सेकंड, BPS, स्मॉल b है तो बिट्स पर सेकंड आपको मैंने बताया हुआ है। तो 2400 BPS मॉडम जो है ये स्लो थे, लेकिन आज जो है हमारे पास 9600 BPS वाले मॉडम्स भी मौजूद हैं, ठीक है, 9600 बिट्स पर सेकंड। और मॉडम की 3 टाइप्स हैं। एक होता है इंटरनल मॉडम जो कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, ठीक है, जैसे NIC जो है वो भी मॉडम वाला काम करता है, तो वो इसकी मिसाल है। एक कार्ड, मतलब जैसे चिप होती है, एक्सपेंशन कार्ड होता है जो हमारे मदरबोर्ड के साथ डायरेक्ट अटैच होता है, वो होता है इंटरनल मॉडम। एक्सटर्नल मॉडम वो होता है जो हमारे कंप्यूटर से बाहर लगा होता है थ्रू वायर के जरिए से, ठीक है। और जो तीसरे नंबर पे होता है वो वायरलेस मॉडम होता है, जो हमारे कंप्यूटर से बाहर तो होता है लेकिन वो बगैर वायर के हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। जैसे आजकल हमारे पास वाईफाई डिवाइसेस आई हुई हैं, हम अपने पॉकेट में रख के कहीं पे लेके जा सकते हैं, वो वायरलेस मॉडम होता है।
और जो हमारे घरों में होता है, जो वायर के जरिए कंप्यूटर के साथ अटैच किया होता है, वो एक्सटर्नल मॉडेम है, और जो कंप्यूटर के अंदर ही पहले से लगा होता है वो इंटरनल मॉडेम है। ओके, अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अगर किलोमीटर में पूछा जाए कि सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना है, देखें बुक में क्या लिखा हुआ है, 23,300 मील की दूरी पे है, 23,300 माइल्स फ्रॉम अर्थ सैटेलाइट का डिस्टेंस। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करें किलोमीटर में, आप गूगल पे लिखें 23,300 मील्स इनटू किलोमीटर, तो आपको वो फिगर आउट बता देगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप उसको लिख लें, नोट कर लें कि किलोमीटर में कितना बनता है, तो उसको भी आप याद कर लें, इंटरेस्ट में पूछा जा सकता है।